नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार, जहां एक तरफ अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश भर में जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के विकास को जीरो बताया। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के मुद्दे को बनाकर जो है मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश के अनुसार कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ में आम जनता की परेशानी को उठाने के लिए 13 दिसंबर से आंदोलन चलाया हुआ है, जो 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसी मुद्दे पर लोरवी में पुराना बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरेश पाटले और कांग्रेस कार्यकर्ता मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नगरपालिका परिषद लोरवी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को अवगत कराया कि सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। इतना ही नहीं, अधिकारियों पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने के भी आरोप लगाए और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश पाटले ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत कई तरह की कंडीशन लगाई गई है, जिसके चलते गरीब जनता लाभ से वंचित हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2 जो शहरी आवास योजना है, उसमें शासन के द्वारा अनेक प्रकार की कंडीशन लगाई गई है, जिससे गरीब जनताओं को जो आवास मिलना था वो उन आवास के पात्र से हम लोग बाहर हो रहे हैं। तो हमारी मांग है जो कंडीशन शासन ने लगाई है उसको शिथिल करे, ताकि हमारे जो गरीब जनता है उनको आवास का लाभ मिल सके। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता मनीष त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 नए दस्तावेजों के नियम लगाए गए हैं, जिन्हें तैयार करवाना ही लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा है। होने के बाद राज्य शहरी विकास अभिकरण के द्वारा गरीबों के खिलाफ आवास बनाने में 2 नियम इनके द्वारा नए लगाए गए हैं। एक तो जाति प्रमाण पत्र और दूसरा भूमि के दस्तावेज। जाति प्रमाण पत्र बनाने में कितनी तकलीफ है लोगों को, ये सबको मालूम है। और साथ ही साथ हमारा लोरमी आधे से अधिक वार्ड आबादी भूमि में बसा है, और नदी उस पार का मेरा तुलसा घाट का रामेपुर का जो पेच है वो बड़े झाड़ के जंगल में राजस्व में दर्ज है। तो इनको तो आवास की कल्पना करना ही इन नियमों के बाद दुभर हो जाएगा। और दूसरी मांग हमारी ये है, जून 2023 से 323 का डीपीआर का सूची नगर पालिका में स्वीकृत है, राज्य शासन द्वारा स्वीकृत है। उन सूचियों को भी इनके द्वारा रद्द किया जा रहा है और हितग्राहियों को परेशान किया जा रहा है कि आप जाति प्रमाण पत्र लाएं, भूमि का दस्तावेज लाएं। इन्हीं सब वजह को लेकर, कारणों को लेकर हम शहर के गरीब जनता के साथ आज धरना में बैठे हैं। और मांग अगर पूरी नहीं होगी तो हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस बात को अवगत कराएंगे और प्रदेश स्तर पर इसका आंदोलन करेंगे हम लोग। मोर्चे पर बैठी कांग्रेस महिला कार्यकर्ता का कहना है कि आवास देने का आश्वासन दिया गया था, लिस्ट तो आ गई है, लेकिन आवास अभी तक नहीं दिए गए। ये है 15-14 वार्ड में आवास देने के लिए बोले थे, अभी तक के आवास का लिस्ट आया है, दिया नहीं है। और जो महिला गरीब लोगों का एक भी नहीं है आवास, उसका घर भी नहीं है, जमीन नहीं है। जमीन दिखाओ कहाँ थे, कहाँ से दिखाएंगे? घर में सांप घुसे हैं उनके, घर चले क्या जात देखिए आप, कैसे है उनका घर। अभी तक के आवास नहीं दिए है। 15 वार्ड के पार्षद जो है 5 साल हो गए उसके पार्षद बने हुए और कुछ काम नहीं करवाए हैं। सोहन दरसेना आज तक के कुछ काम नहीं करवाए हैं। और 15 वार्ड के 14 वार्ड के जो है सालिक बंजारे, वो अपने वार्ड को सब चमकाया, सब दिया है बेचारा, लेकिन ये कुछ भी नहीं दिया है आज तक। तो इसके लिए करना चाहिए भाई शासन को, इसके लिए निर्णय जो घर है उसको घर दे रहे हैं, जिसके नहीं है उसको नहीं दे रहे हैं। बिजली खंभा भी नहीं दे रहे हैं, लाइट बल नहीं रहे। आज धरना में बैठे हैं, आवास के लिए बैठे हैं धरना में। प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थानेश्वर साहू भी पहुंचे।
साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि जो काले कानून आवास के लिए लागू किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। द्वारा यहाँ पे उसमें मुख्य जो मांगे थी, जो आवास के संबंध में अभी सरकार ने जो नया गाइडलाइन आया है कि भूमिहीनों को आवास देने के लिए उसमें जो 3 दस्तावेज मांग किया जा रहा है, जैसे कि पहला तो जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जमीन का दस्तावेज मांग रहे हैं। तो ये अव्यवहारिक है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग हमारे सरकार के शासनकाल में आवास वितरण हुआ है और जो जिनका नाम गरीबी रेखा में शामिल था, सारे लोगों को प्राथमिकता के आधार में हम आवास वितरित कर रहे हैं। ये सरकार की मंशा नहीं है कि हमारे जो गरीब हैं उनको आवास मिले, इसलिए ये लोग नया नया नियम कानून लगा रहे हैं, ताकि नियम कानून को कागज को पूरा करने के लिए गरीब जनता जब तक चक्कर काटे और चक्कर काट, तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं और सरकार से मांग की है कि ये जो काला कानून आवास के लिए लागू किए हैं इसको सरकार वापस करे और हमारे जनता को जिनको आवश्यकता है, जो जरूरतमंद है, जिनको मिलना चाहिए, उनको आवास कराए। इस मामले में लोरमी के एसडीएम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने प्रदर्शन की जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस के पक्ष को सुना गया है, लेकिन अभी आगे और पक्षों को भी सुना जाएगा और जो भी बात होगी उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा जो जनता के हित में होगा। मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया कि किस तरह का मामला कब तक जमानत पूरी होगी। कार्यक समिति मोदी द्वारा आज कार्य हो रहे हैं उसके संबंध में दूसरा नियोक्ता की शिकायत की गई है, उसके संबंध में रैली निकाला और ज्ञापन दिया है। साथ ही जो आवास ब्यूरो योजना है उसमें कुछ दस्तावेजों की अनिवार्यता के संबंध में उन्होंने कहा है, तो आपत्ति दर्ज कराई है। तो उसके संबंध में जांच करने को कहा गया है कि इसमें सभी सुन के उनके साथ जो है आवास योजना में भी बराबरी का सहभागिता निभाई जाए। साथ ही अपना ये यहाँ जो विकास कार्य चल रहे हैं उसके गुणवत्ता के संबंध में भी कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा आपत्ति दिखाई गई है। तो इस संबंध में हम लोग जो है जांच की कार्रवाई करेंगे और जहाँ जहाँ भी इस तरह की बातें हुई है वहाँ हम लोग इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। सर, लोधी विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ आए दिन आगजनी की घटना होती है, लेकिन लोधी नगर पंचायत में जो दमकल की गाड़ी है वो खराब पड़ी हुई है या जली हुई है, लेकिन इसको किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ध्यान नहीं जा रहा है, इसके लिए कब तक खरीदी की जा सकती है? मेरे संज्ञान में बात आई है कि अभी जो कहीं पैरावेट चलने और कहीं आगजनी घटना हुई है और वहाँ मुंगेली मंगाया जाता है। मुंगेली में 3 इस तरह के टैंकर हैं, लेकिन यहाँ के लिए करने के लिए मैं पहल करूंगा, जो मेरे संज्ञान में आई मैं कार्रवाई इसके लिए करूंगा। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो कांग्रेस आने वाले समय में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंगेली। और वही सरगुजा तथा बस्तर राज संभाग में सुदूर अंचलों में पिछले 15 माह से निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे करीब 2,900 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक की बेरोजगार होने जा रहे हैं। जी हां, सरकारी नीति के चूक का खामियाजा 2,900 युवा ही नहीं बल्कि इनके परिवार के 15,000 सदस्य भी भुगतने वाले हैं और अब उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ ली है और पदयात्रा कर रहा सरगुजा से रायपुर सीएम हाउस के लिए निकल पड़े हैं। पदयात्रा का रैली निकाल रहे ये युवा कोई राजनीतिक पार्टी की रैली नहीं है, बल्कि 15 महीने सरकारी नौकरी में सेवा देने के बाद नौकरी से वंचित हुए बेरोजगार युवा है, जो कि 350 किलोमीटर की पदयात्रा कर रायपुर सीएम विष्णुदेव साय से मिलने जा रहे हैं। मैं सरगुजा जिले में पोस्टेड हूँ और यहाँ हम लोगों ने पिछले 3 दिन पहले से अनुनय यात्रा हमने निकाली हुई है, जो हम अंबिकापुर से यहाँ आ रहे हैं और हम रायपुर के लिए जा रहे हैं। और हमें सरकार से अनुरोध है
कि वो हमारी जो जॉब है उसको सुरक्षित करेगी, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। क्योंकि हम जब भी हमने पोस्टिंग ली तो उसके पहले हमको ये पता था कि जब हम बीएड करेंगे तो हमें जो प्राइमरी है उसमें भी हमें नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि हमारी जो बजट है, जो संविधान का मूल अंश माना जाता है, उसमें ये लिखा था कि उसमें बीएड भी पात्र है, डीएड भी पात्र है। तो उसमें उसी को देख के हमने तैयारी की थी और हमने अपनी जी जान इसमें लगाई थी, क्योंकि हमें पता था कि हम इसको पास कर लेंगे। और हमें यह भी पता था कि अगर हम इसमें पास करते हैं, क्योंकि बजट में ऐसा हमें दिया है, तो हम ये कंफर्म था कि हम जॉब पा ही लेंगे। और ऐसा है कि अगर हमने ये नौकरी, जब भी हमारे वेरिफिकेशन डेट है, हमें कंफर्म था कि हम नौकरी पा लिए। उसके बाद 1 साल 1.5 साल नौकरी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि आप उस जॉब से निकाले जा रहे हैं, जबकि हमारी उसमें कोई भी गलती नहीं थी। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि वो हमारी मांग पूरी करे, कि हमारी जॉब को सुरक्षित करे। इसमें 2 प्रमुख पक्ष करके रह गई है। बीजेपी कहती है कि वो कांग्रेस काल का है और विपक्ष बोलता है कि वो बीजेपी काल का है। सर, मुझे तो ये पता है कि कांग्रेस काल का जैसे शुरुआत हुआ था, लेकिन मेरी जो ज्वाइनिंग है वो मेरी 3rd डीवीसी में हुई है, जो कि मुझे सुशासन काल, जो विष्णुदेव शाह जी का काल है, उसमें मुझे मिला था, क्योंकि मेरा 3rd डीवीसी जो फरवरी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। सर, अभी आप लोग की यात्रा कहाँ तक रहेगी? अभी हमारी यात्रा रायपुर तक जाएगी। फिलहाल तो आज हम लोग कटघोरा तक ही इसमें आए हैं, अभी तक पहुंच पाए हैं। आगे हम रायपुर तक जाएंगे सर, जितने भी दिन लगेंगे उसमें हम आगे जाएंगे। मैं मिलन सिंह पटेल सीतापुर पदस्थ हूँ सहायक शिक्षक के रूप में। और जैसे कि पिछले मेरे साथी लोग बता ही चुके हैं कि कैसा स्थिति है, तो मैं सीधी सी बात एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो मांग है वो सीधी सी बात है कि हमको समायोजित करे। सरकार के पास असमित शक्ति है, वो चाहे तो ये चीज कर सकती है। बात एक चीज और है, अगर हमको चाहे तो प्रतिनियुक्ति दे और उस दौरान 2 साल का अवधि करके हमको डीएड भी करवा सकती है। और एक ऐसा भी ऑप्शन है सरकार के पास कि एक ऑटो डिजेबल एक पोस्ट सृजित करके हमको 3000 जो लगभग 3000 सहायक शिक्षक हैं उनको कुछ पद में दे सकती है और इस दौरान हमारी समान ग्रेड पर हमको रख सकती है। सरकार के पास एक ऐसी शक्ति है जिसमें वो सीधी सीधी लिख सकती है कि हम सारे नियमों को शिथिल करते हुए इनको खला पद में प्रदान करते हैं, तब भी हम लोग बच सकते हैं। अगर इसी राज्य में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाता है बिना किसी चीज के, तो वो चीज पॉसिबल हो सकता है। एक संविदा कर्मी को जो इसमें ऑलरेडी लिखा होता है कि आप संविदा कर्मी रहेंगे, उनके बावजूद भी उनको समायोजित करके उनको रेगुलर कर दिया जाता है। आज चीज और बोलना चाहूंगा मैं, 1997 से लेकर 2003 तक ऐसा सहायक शिक्षक का पद था जिसमें सेम ग्रेड पर था जिसमें हम आज हैं, और उनको मिडिल स्कूल में पढ़ाने के लिए दिया जाता था। हमें ये व्यवस्था भी दी जा सकती है। तो सरकार अगर ये बोलती है कि हम नहीं कर सकते या फिर कोर्ट का हवाला देती है, तो कहीं न कहीं सरकार का पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। लेकिन फिर भी हमको ये इसलिए विश्वास है कि जैसे ही सरकार विपक्ष में थी, हमारे मुद्दों को उठाते रही, हमारे बात करते रही, इसलिए आज में हमको इस बात पे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी रैली को रायपुर पहुंचने से पहले ये निर्णय लेगी और हमको लिखित में आश्वासन देकर हमारी पद को संरक्षित करेगी। मैं अमित कुमार सिन्हा सहायक शिक्षक सूरजपुर जिले में पदस्थ हूँ। आप लोग का नियुक्ति कब हुआ था? देखिए, हमारी नियुक्ति जो भी हुई है वो ना कांग्रेस और भाजपा दोनों के कार्यकाल में हुई। हमारे उप मुख्यमंत्री आज की डेट में ऐसा मुझे लगने लगा कि हम राजनीति का विषय हो गए कांग्रेस और भाजपा का। मैं आपको इस तरह से दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन आप इधर आ जाइए। आप देखिए, पूर्ववर्ती सरकार की नियुक्ति कराई गई थी। पहली नियुक्ति 22/9/2023 को हुई थी, दूसरी नियुक्ति जो कि 29/9/2023 को हुई थी। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, भगवती की सरकार है, उससे नियुक्ति 12/2/2024 को दी है और 11/3/2024 को दी है। मतलब अभी भी हमको भाजपा की सरकार से भी नियुक्ति मिली है। तो हमारे उप मुख्यमंत्री ये कैसे बोल सकते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा ही नियुक्ति पत्र मिला और हमारी नौकरियां इसी वजह से खतरे में है? हमें भाजपा के शासनकाल में भी नियुक्तियां मिली है। अब आपको मैं और एक चीज दिखाना चाहूंगा, आइए आप इधर। ये भारत के राजपत्र, आप इसमें जूम करके देख सकते हैं। इसमें बीएड अर्हता लिखी हुई थी जब हमारे लिए नोटिफिकेशन आया था। ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गजट है जिसमें भी बीएड लिखा हुआ है, बीएड या डीएड। और ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन हमारा भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी बीएड मांगा गया था। तो ये कैसा अन्याय है? आज हमारे से रोजगार छीना जा रहा है। अगर आप नौकरी दिए हो तो फिर उसको कंटिन्यू के लिए देना था। हम
हम इस नोटिफिकेशन पे भरोसा करके आए थे, हम किसी इस तरीके का छल और इसका शिकार होना नहीं चाहते थे। हम राजनीति का विषय होकर रह गए। आज की डेट में 3000 लोग, ये 3000 लोगों की आजीविका है, उनका परिवार है। आप लोग को 14-15 महीने हो गए थे नौकरी करते हुए, अचानक से नौकरी से आप वंचित हो गए, तो क्या क्या दिक्कतें हो रही है? कई लोग लोन लिए हुए हैं, कई लोग की वैवाहिक जीवन पे असर पड़ रहा है। जी, कई लोगों का शादी टूट रहा है इस वजह से। हमसे ये पूछा जाता है, अगर लड़की वाले हमको देखने आते हैं तो ये पूछते हैं कि आप बीएड वाले शिक्षक हो या डीएड वाले शिक्षक हो। ये कैसा मतलब आपने वो लाइन खींच के रख दिया समाज में कि बीएड और डीएड दो अलग तरीके का चीज हो गया है। अब ये सोचिए कि जो बीएड वाले से पहले बीएड वाले मेरिटोरियस है, वो ग्रेजुएट होकर बीएड कर रहे हैं, जो डीएड वाले वो केवल 12वीं के बाद डीएड कर रहे हैं। तो कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है और कौन ज्यादा मतलब लिटरेट है, इस चीज को आप सोचिए। और अच्छी शिक्षा देने की बात है तो हम अपने जहाँ पे भी हम शिक्षा दे रहे हैं, आप कहीं से भी बीओ से या किसी भी शिक्षा से रिलेटेड जिनको जानकारी है या किसी से पूछ लीजिए, हमारी गलती क्या है या हम कभी भी कुछ भी गलती किए ये हमें बता दिया जाए। हमारी क्या गलती है, हम क्यों राजनीति का शिकार हो रहे हैं। आप कब भी सरकार अगर नहीं सुनती है तो उसके बाद क्या? देखिए सर, स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। देखिए, हम लोगों ने बहुत लोगों को कंट्रोल करके रखा है कि हम सरकार से हम लड़ेंगे, हम लास्ट तक लड़ेंगे। नहीं तो पता नहीं कितने लोग क्या कदम उठा लेते हैं। किसी का सरकारी नौकरी लगकर टूट जाना, मतलब अंबिकापुर में एक सर है, पदस्थ है, संदीप नाम के हैं, संदीप लकड़ा करके हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया था जिस दिन ये इस चीज का न्यूज इनको मिला था। तो ऐसा बहुत ज्यादा भयावह स्थिति आने वाला है राज्य में अगर हमारी सेवा सुरक्षित नहीं की गई तो। सहायक शिक्षक बीएडधारी 2023 वर्ष। क्या मांग को लेकर के आप लोग सर, हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो बीएड सहायक शिक्षकों को निकालने टर्मिनेशन की बात कही गई है ना, उसके संबंध में हम लोग सरकार से एक अनुनय यात्रा निकाले हैं कि हमारी भर्तियों को किसी भी प्रकार से सुरक्षित करे, क्योंकि कोर्ट का काम खत्म हो चुका है। अब जो भी चीजें हैं सरकार के ऊपर है। इवन जो माननीय हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है श्री माननीय नरेंद्र व्यास जी, उन्होंने भी कहा है कि चाहे तो सरकार के पास असीमित शक्तियां हैं और वो उन असीमित शक्तियों का प्रयोग करके 2900 परिवारों को बचा सकती है। 2900 सहायक शिक्षक हैं, उनके पीछे 30,000 परिवारें हैं, उनकी 30,000 लोग हैं जिनकी रोजी रोटी आजीविका पूरा इन पे टिकी हुई है। इसमें हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी महिलाएं शिक्षिकाएं हैं जो अपने बच्चों को लेकर इतनी कड़कड़ाटी ठंड में अंबिकापुर से रायपुर के लिए पद यात्रा के माध्यम से निकले हैं। चुनौतियां बहुत सारी हैं, रास्तों में इतनी ठंड है, कहीं पे जहां पा रहा वहां पे रुक रहे हैं, सड़क में जैसा जो मिल पड़े वो खा रहे हैं, है ना। लेकिन अपनी मांगों के लिए सभी तटस्थ हैं, सभी समायोजन की मांग करते हैं। हमको किसी भी प्रकार से सरकार समायोजित करे, क्योंकि हम पूरे सरकार के जो भर्ती नियम है, भारत सरकार की गजट है, छत्तीसगढ़ सरकार की गजट है, उसको देखकर हमने तैयारी की और नौकरी पाई है। ऐसे कहीं पे एक तरीका लिख देने से कि आपकी भर्ती प्रक्रिया चैलेंज है कर देने से नहीं होगा, क्योंकि भारत की जो लोगों की आस्था है वो भारत के संविधान पे है। यदि इस प्रकार से हम चले जाएंगे, शिक्षक चले जाएंगे, तो आने वाली जो पीढ़ियां उनके लिए क्या होगी। ये सरकारों के लिए जरिया बनते जाएगी कि भर्तियां निकालो, भर्ती करो, जब चाहे तब निकाल दो। तो ये गलत है। हम इन चीजों को हम नहीं मानते। हम अभी भी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमको समायोजित करे कहीं पे भी और हमारी मांगों को समझे, हमारे दुख दर्दों को समझे, क्योंकि हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे। जिसके साथ जो शासन आई है तो हमें भी विश्वास है कि वो हमें भी संवारेंगे। और वही शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर की होनहार छात्रा कनिष्का राजपूत की जो चयन है वो आरडीसी 2025 के लिए हुआ है और ये चयन उनकी मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है। आरडीसी की चयन एसएसएस कैडेट के लिए एक गौरवपूर्ण अवसर है और देश भर में चुने गए कैडेट्स गणतंत्र दिवस परेड और अन्य राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों में भाग लेते हैं। ये शिविर भारत की सांस्कृतिक विविधता और युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। मैं कनिष्का राजपूत महर्षि वाल्मीकि महाविद्यालय की छात्रा हूँ और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा चयन आरडीसी के लिए हुआ है, रिपब्लिक डे परेड न्यू दिल्ली, और मैं पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ, एमए फर्स्ट सेमेस्टर। और मेरे चयन के लिए मैं वीसी सर को, आदरणीय पटेल सर को, हमारी प्रोग्राम ऑफिसर आदरणीय नंदिनी मैडम को और हमारे जिला संगठक आदरणीय भागीरथी नायक सर का धन्यवाद करती हूँ। और प्री आरडीसी इस बार लगा था बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में, जहाँ पे पूरे जोन से 6 राज्य थे वहाँ पे, जहाँ से 200 प्रतिभागी हिस्सा लिए हैं
और उसमें से छत्तीसगढ़ से 8 प्रतिभागियों का चयन हुआ है, जिसमें से मैं एक हूँ। और ये मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा है। इसमें बहुत कठिन मेहनत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम लोग का प्री-आईडीसी चयन हुआ था, वहाँ पे जो देश के फौजी हैं उन लोग के द्वारा हमको ट्रेनिंग दिया गया, हमको सिखाया गया। और जब वो ट्रेनिंग देते थे और जब हमको सिखा रहे थे, तब हमारे अंदर एक हौसला उत्पन्न हुआ कि हमको अब ये चीज करना है कि नहीं, हमको भी कर्तव्य पथ में जाकर परेड करना है। अब मैं इसी क्षण का इंतजार कर रही हूँ कि जब मैं कर्तव्य पथ में परेड में शामिल होंगी और ध्वज को सलामी दूंगी और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलूंगी। इसके साथ ही मैं अपने छत्तीसगढ़ राज्य और यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करूंगी और मैं इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ मैं अपने छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन करूंगी और मेरे अनुभव से जो मैं सीख आई हूँ वहाँ से, वो मैं अपने स्तर पर अपने जूनियर से साझा करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं उनको हर एक चीज सिखा पाऊँ। प्री-आईडीसी में चयन होने के बाद दिल्ली गणतंत्र दिवस से बच्चे सम्मिलित होते हैं। उसके पूर्व एक प्रक्रिया ये होती है, महाविद्यालय के युवकों को प्री-आईडीसी में जाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर, फिर विश्वविद्यालय स्तर पर चयन किया जाता है और चयनित बच्चों को किसी न किसी विश्वविद्यालय में 21 दिन का एक ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है, जो कि बहुत ही कंपटीशन होता है। और वहां से चयनित बच्चों को दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयन किया जाता है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 2013-14 में चेतन राव पवार ने दिल्ली में बस्तर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। 2018-19 में सहयोगिता लकड़ा ने दिल्ली में अपनी प्रतिभागिता की और एक लंबे अंतराल के बाद हमारे माननीय कुलपति महोदय के लगातार प्रोत्साहन समर्थन से 2024-25 में कनिष्का राजपूत, जो कि महर्षि वाल्मीकि महाविद्यालय भानु प्रतापपुर की स्टूडेंट है, इसका चयन हुआ है। तो ये उस महाविद्यालय के लिए, इस विश्वविद्यालय के लिए, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बड़े गौरव की बात है। और हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि बस्तर के अधिक से अधिक बच्चे इस प्रतियोगिता में चयनित होकर के दिल्ली में अपनी प्रतिभागिता का प्रदर्शन करें। 18-19 के बाद 24-25 लगभग 8 साल बाद इस बच्ची का चयन हुआ है। ये पूरे विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि हमारे एमए पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने वाली छात्रा कुमारी कनिष्का राजपूत, जो भानु प्रतापपुर पीजी कॉलेज की स्टूडेंट हैं, उनका रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। और ये पूरे बस्तर परिक्षेत्र के लिए गौरव की बात है, विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आगे आने वाले समय में हमारे विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं के लिए ये प्रेरणा के लिए भी विषय रहेगा कि हमारे विश्वविद्यालय में पहले भी वर्ष 2013-14 में रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने के लिए हमारे छात्र छात्रा चुने गए थे। वर्ष 2018-19 में भी इनका चयन हुआ था। अब ये तीसरी बार इस विश्वविद्यालय की छात्रा का रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने के लिए चयन हुआ है। मैं उनको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और मैं हर्षित हूं, पूरा विश्वविद्यालय परिवार आह्लादित है इस सफलता से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या रंग खिला